नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। देश आजादी के अमृत महोत्सव में सराबोर हो रहा है। देश वैसे ही चल रहा है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज। आईआईपी दर 19.6% से घटकर 12.3%। लेकिन जुलाई में रिटेल महंगाई में मिली राहत। सीपीआई 7.01% से घटकर 6.71% पर आई। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बड़े ऐलान। बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आ सकती है बड़ी खबर। आवाज की आजादी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान की जबरदस्त शुरुआत। डल झील में तिरंगा शिकारा रैली को एलजी ने दिखाई हरी झंडी। सीआरपीएफ ने श्रीनगर में निकाली हर घर तिरंगा रैली। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में रहा कारोबार। मेटल, पीएसई, एनर्जी शेयरों में दिखी तेजी। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। सेंसेक्स निफ्टी 1/4% चढ़कर बंद। बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन से पहले दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। सोनिया गांधी से की मुलाकात। बोले, मजबूती से चलेगी नीतीश सरकार। जमा करो खरीदारी का बिल। जीएसटी वाले बिल के नंबर पर आपको मिलेगा इनाम। सरकार ला रहे है लकी ड्रॉ स्कीम। दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है स्कीम। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। डिजाइनर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर सरकार ने जारी की सफाई। मौजूदा कंपनियां भी स्कीम में हिस्सा ले सकती हैं। कंपनियों को मिलेगा 1% अतिरिक्त इंसेंटिव। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बुरी लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज हुई है। जून में आईआईपी 19.6% से घटकर 12.3% हो गई है। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। जुलाई में रिटेल महंगाई 7.01% से घटकर 6.71% पर आ गई है। दोनों खबरों पर विश्लेषण करेंगे आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के साथ। अदिति, पहला कमेंट आप किस पर करना चाहेंगी, आईआईपी या सीपीआई? पहला कमेंट मैं ये करना चाहूंगी, दोनों गुड न्यूज है क्योंकि आईआईपी में गिरावट तो है लेकिन एक्सपेक्टेड तो थी। बेस इफेक्ट नॉर्मलाइज हुआ है और एक्चुअली हमारा फोरकास्ट था कि आईआईपी में 10.2% की ग्रोथ होगी और उससे काफी बेहतर हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने हमारी एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म किया है। तो जो आपने बैड न्यूज बोला, मैं पहले तो उसको गुड न्यूज बोलूंगी जी। और सीपीआई इज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। हमने 6.6% का एस्टिमेट किया था, 6.7% पे आई है। फूड इन्फ्लेशन में गिरावट आई है, दैट इज वन रीजन। मिसलेनियस में काफी सर्विसेज में मिसलेनियस में ओवरऑल डिक्लाइन है लेकिन डिसएग्रीगेटेड में काफी मिक्स ट्रेंड है। चार बाकी जो सब ग्रुप्स हैं उसमें से 2 फ्लैट है लो लेवल पे और 2 बड़े हैं हाई लेवल पे। तो ओवरऑल सीपीआई के जो डिसएग्रीगेटेड ट्रेंड्स हैं वो थोड़े बहुत मिक्स्ड है और जिस तरह से बेस इफेक्ट्स हैं अगले 2 महीनों में, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हमें थोड़े इस 6.7 से ऊपर के प्रिंट्स मिले अगस्त और सितंबर के लिए। लेकिन जो एमपीसी ने अनुमान Q2 का लगाया है 7.1% का, उससे तो एवरेज कम ही आएगा। जी, सब कुछ इन लाइन है। जी, सीपीआई इन लाइन है, आईआईपी हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति, हमसे बातचीत करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। अब बाजार की नज़रें, आपकी नज़रें, सबकी नज़रें लाल किले की प्राचीर पर टिकी है। उम्मीद ये है कि 15 अगस्त में पीएम मोदी कई बड़े ऐलान करेंगे। हमारे पास कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं इससे जुड़ी हुई। हमारे 3 रिपोर्टर्स हमसे जुड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर, डिजिटल बैंकिंग और हेल्थ केयर से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें इनके पास है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं हम आलोक का। आलोक, बताइए, आपके पास फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े कुछ ऐलानों की झलकियां हैं जो 15 अगस्त को देखने को मिल सकती है, क्या है? देखिए, फर्टिलाइजर को लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं कि अगले 2 साल के अंदर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा फर्टिलाइजर। अभी भी जो काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है फर्टिलाइजर, उससे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2025 के बाद
इंपोर्ट करने से हमें आजादी मिल जाएगी फर्टिलाइजर की। कुछ ऐसा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है, क्योंकि देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। 5 लाख मीट्रिक टन को बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन किया जाना है। कालाबाजारी रोकने पर काफी सरकार का जोर है और फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड को और स्ट्रेंथन किया गया है। इसके साथ साथ जो जैविक खेती है उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार काफी जोर लगा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि जो फर्टिलाइजर इस वक्त इंपोर्ट हो रहा है, इस साल जो आकलन है 30 लाख मीट्रिक टन का इंपोर्ट करने का आकलन है, उसमें से करीब 16 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट हो चुका है। तो कोशिश ये है कि अगले 2-3 सालों में जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है इसमें इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि हमें विदेश से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो कुछ इस तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री फर्टिलाइजर को लेकर लाल किले के प्राचीर से पेश कर सकते हैं। जी, और अब चलते हैं असीम के पास। असीम, बताइए आपके पास एक्सक्लूसिव खबर क्या है? जी सही कहा आपने, एक बड़ा ऐलान आपको देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डिजिटल savvy हैं और वो चाहते हैं कि जनता जो है वो भी डिजिटल savvy बने और डिजिटल क्रांति को लोगों तक पहुंचाया जाए। तो खास तौर पे कि सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का करने की तैयारी कर रही है, उसमें एक बड़ा स्टेप होगा कि डिजिटल बैंकिंग लोगों तक पहुंचाई जाए। जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट में घोषणा की थी कि 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंक जो है वो खोले जाएंगे। तो इनका काम जो है पूरा हो चुका है, इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आरबीआई की तरफ से इनको क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है 15 अगस्त को इसकी घोषणा जो है वो कर सकते हैं। 15 निजी और जो सरकारी बैंक है इनके अंदर ये डिजिटल ब्रांचेस जो है वो खोली जा सकती है। इन ब्रांचेस के जरिए लोगों को सिखाया जा सकता है कि आप किस तरह से डिजिटली लेन देन जो है वो कीजिए। पूरी तरह से पेपरलेस ये ब्रांचेस जो होंगी और इसके जरिए कामकाज करने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा जो है कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद ही ये शुरू जो है इनकी ये बैंक्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। जी, और दीपाली, हेल्थ केयर सेक्टर को ऐसा माना जा रहा है कि सरकार भी तवज्जो दे रही है और इस बार भी कुछ सुनने को मिलेगा। क्या है आपके पास सूत्रों के हिसाब से एक्सक्लूसिव जानकारी? देखिए, देश में अगर ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 2 से 2.5 साल काफी चैलेंज से भरे रहे। जो एक हेल्थ क्राइसिस है कोविड के तौर पर देश और दुनिया ने देखा। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो काफी हद तक उससे उभर पाया है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है पूरे देश में। और इसी बीच ये काफी इंपॉर्टेंट संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है, जो वो लाल किले के प्राचीर से देंगे। और सोर्सेज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या फिर जो लंबी बीमारी है उनके इलाज के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उनके दाम यहां पर घटाए जा सकते हैं या फिर रैशनलाइज करने का ऐलान प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पर हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट का काफी फोकस है और पिछले 1 साल में कई सारी बातचीत भी इसके इर्द गिर्द हुई है। लेकिन अब सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस संबोधन में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाकायदा एक योजना का ऐलान किया जा सकता है। हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया की थीम का इस्तेमाल करके एक नई पॉलिसी बनाने का भी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। चलिए, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपाली, असीम और आलोक। अब 15 अगस्त को साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या ऐलान करते हैं। बहरहाल, जीएसटी बिल लेने वाले ग्राहकों के लिए जल्दी ही खुशखबरी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रसीद के नंबर पर ग्राहकों का लकी ड्रॉ के तहत इनाम देने की योजना सरकार बना रही है। इस स्कीम के जरिए सरकार ग्राहक को बिल के साथ खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि जीएसटी चोरी को रोका जा सके। दिवाली के आसपास फेस्टिव सीजन के दौरान इसे लॉन्च करने की योजना है। एक बार फिर से चलेंगे आलोक प्रियदर्शी के पास इस स्कीम को समझने के लिए। आलोक, बताएं डिटेल्स क्या है? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी के पक्के बिल लेकर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही सरकार एक ऐसी लकी ड्रॉ स्कीम लाने जा रही है जिसके तहत अगर आपका जीएसटी बिल सिलेक्ट हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। दरअसल सरकार जीएसटी चोरी रोकने के मकसद से B2C सेगमेंट में लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी
जो है वो जीएसटी बिल लेकर ही खरीदें, क्योंकि सरकार को आशंका है कि बड़े पैमाने पर बिना जीएसटी बिल दिए हुए खरीद बिक्री चल रही है और इसी को रोकने के मकसद से सरकार ग्राहकों को खासतौर से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रही है कि वो लोग पक्के बिल लेकर ही जीएसटी खरीदें। इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार, एक ऐप की टेस्टिंग चल रही है। इस ऐप पर अगर आप अपने जीएसटी बिल को अपलोड करेंगे, वहां पर एक आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा और इसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में आपको लकी ड्रॉ के तहत इनाम मिल सकेगा। दरअसल इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे स्कीम को जीएसटी काउंसिल की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और बहुत हद तक संभव है कि इसी फेस्टिव सीजन के दौरान, दीपावली के आसपास, सरकार इस स्कीम को लॉन्च कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारी खास सीरीज अमृत मंथन, जहां हम आपको अलग अलग सेक्टर्स की कहानी बताते हैं, आज बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन के अंदर, तो इस सिचुएशन की शुरुआत हुई थी 1882 में, ठीक 6 साल जबकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन को लॉन्च किया था। तो पहला सब्सक्राइबर महज 93 के आसपास पहुंचे थे। आते अब 1947 में, जब देश की कुल आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.05% यानी कि 84,000 सब्सक्राइबर उस समय पर होते थे, जो कि बहुत ही सीमित, जो कि लखनऊ कानपुर के दौरान किया गया। और तब भी जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन, बीच में ही ये एसटीडी कॉल्स होती थी। 1984 में जहां पर डिजिटल एक्सचेंज का निर्माण हुआ और वहां से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई, लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम की पूरी रफ्तार थी, जो टेलीकॉम की एक्चुअल सिचुएशन थी, वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का शुरू हुई। इस सेक्टर में जो निवेश था वो आना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिजिनस जो यूनिट्स थे वो बनने शुरू हुए और यहाँ से जो टेलीकॉम की नींव थी, मजबूत नींव थी, वो बननी शुरू हुई। 1986 में एमटीएनएल और वीएसएनएल की स्थापना हुई। एमटीएनएल जी हाँ, जो अभी भी लिस्टेड है, और वीएसएनएल जो आगे चलकर टाटा कम्युनिकेशन के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के एक बड़े सेटअप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़ी। 1989 जहां पे टेलीकॉम कमीशन की स्थापना हुई। तो ये तो एक तरफ एक पहलू रहा जहां पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कुछ रिवॉल्यूशंस आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन रिवॉल्यूशंस की जो पहला हिस्सा था वो आपने देखा। इस रिवॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा आता है जहां से आम आदमी जुड़ा, जहां से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हर घर पहुंचने वाली बातचीत जो शुरू हुई। 1991 में जहां पे आर्थिक उदारीकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और यहीं से ही अर्थव्यवस्था को एक तेज गति मिली और अर्थव्यवस्था की तेज गति के साथ साथ टेलीकॉम को भी एक बढ़िया रफ्तार मिली। पहली मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को उस समय पर पश्चिम बंगाल के सीएम ने सुखराम, जो कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको की और यहां से मोबाइल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोबाइल रेवोल्यूशन के साथ साथ रिफॉर्म्स का दौर लगातार चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे अलग सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म आते हुए दिखाई पड़े और टेलीकॉम ने अपने एक्सपेंशन शुरू करे। आपको पेजर याद होगा, आपको बड़े हैंडसेट्स याद होंगे, आपको इनकमिंग कॉल पे आने वाले पैसे जो लगते थे वो याद होंगे। और ट्राई का गठन 1997 में हुआ और वहां से धीरे वो साल था जबकि इंडियन अर्थव्यवस्था के अंदर 16 प्लेयर्स टेलीकॉम सब्सक्राइबर के तौर पे होते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 3 क्या, तब जबकि इस देश में 3G सेवाएं लॉन्च हुई, 4G सेवाएं लॉन्च हुई। यानी कि पहले 50 साल का मूवमेंट और उसके बाद अगले 20 साल में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी। 3G सेवाओं की शुरुआत हुई 2008 में और 4G सेवाओं की शुरुआत हुई 2012 में और यहीं से टेलीकॉम क्रांति जो है उसमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और एक बहुत जोरदार रफ्तार जो है वो हमने देखी। आज की स्थिति आपके सामने है, जबकि देश में कुल 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, 78 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और रफली 17 GB पर मंथ ये डेटा यूसेज है। तो इस तरह का एक मेगा टेलीकॉम मार्केट इंडियन मार्केट्स बन चुकी है और यही नहीं, आज भारत जो है वो दुनिया के जो सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएं देने वाले देशों में शुमार है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब जो 5G का लॉन्च है वो भी एक सस्ती सेवाओं के तौर पे ही शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पिछले 75 साल का जो एक रफ्तार है, पिछले 75 साल की जो एक स्थिति है वो आपने देखी कैसे 1947 में महज 0.05% सब्सक्राइबर से आज दुनिया के दूसरे बड़े
टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस के तौर पर हम शुमार होते हुए दिखाई पड़े। सफर इतना आसान नहीं था। फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारी खास पेशकश अमृत मंथन में स्टॉक एक्सचेंज की कहानी आपको दिखाते हैं। भारत का इक्विटी मार्केट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। भारत के BSE और NSE पर आज पूरी दुनिया की नजर रहती है। आजाद भारत में भारत के इक्विटी मार्केट ने देश की तरक्की के नए आयाम तय किए हैं। आइए आज देखते हैं भारत के शेयर बाजार की कहानी। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से देश का बैरोमीटर कही जाने वाली मार्केट्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी का इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो पिछले 75 सालों में एक बड़ा फेरबदल हमने अर्थव्यवस्था में तो देखा ही, लेकिन साथ साथ वो फेरबदल स्टॉक मार्केट के अंदर भी आया है। इसकी शुरुआत तो 18वीं सेंचुरी में ही आपको कहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन आज़ादी से ठीक 10 साल बाद यानी 1957 में देश को पहले एक्सचेंज को एक नोटिफाई किया गया। वहां से इसका इवोल्यूशन हुआ और पहला प्रोडक्ट यानी कि सेंसेक्स जो आज आप देख रहे हैं वो पहला इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ 2 जनवरी 1986 में। इसके बाद एवोल्यूशन होता गया, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते गए और फिर आया निफ्टी 50 जो उसको 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया गया। और ये दोनों इंडिसेस तब से देश के प्रोमिनेंट इंडेक्स के तौर पे शुमार हैं। अलग अलग नाम आते गए, अलग अलग कंपनियां इसमें बदलती गई, लेकिन बेंचमार्क जरूर वही बना रहा। 22 जून 2000 और फिर 4 जून 2001 जबकि निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑप्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई पड़ा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर मार्केट्स की जो एक्टिविटी है वो और इंप्रूव हुई, जबकि ऑप्शन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का लॉन्च हुआ 2 जुलाई 2001 में, यानी कि वो कॉल पुट के जो नंबर्स आप देखते हैं उसकी शुरुआत 2001 से हुई। फिर वो और एवोल्यूशन में बदला और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में आया 9 नवंबर 2001 में, जबकि करीब 100, 150, 200 F&O सिक्योरिटीज जो है वो आमतौर पर आप ट्रेड होते हुए देखते हैं। तो इसका एवोल्यूशन सन 2001 से हुआ, यानी ठीक 21 साल पहले से इसका एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, ये तो रहा एवोल्यूशन फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन अगर आप इस तरह की जो जर्नी है एक बार निफ्टी की देखना चाहेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर है। 1996 में 1000 और उसके बाद 2007 तक आते आते 5000, 2017 तक आते आते 10,000, 2021 तक आते आते 15,000 और अक्टूबर 2021 वो महीना जबकि निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड स्तर बनाया 18,604 का रिकॉर्ड स्तर। हालांकि ये जर्नी आपको आंकड़ों में तो सीधी सीधी दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में इतनी सीधी होती नहीं है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सेंसेक्स का सफर भी आपके सामने है। 1990 में कहीं 1000 का सेंसेक्स 2006 तक पहुंचते हुए बना 10,000, 2007 तक 20,000, 2015 तक 30,000। तो पहले 2 दशक और 3 दशक काफी भारी थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया रफ्तार बाजारों ने पकड़ी। मई 2019 तक 40,000, जनवरी 2021 तक 50,000, सितंबर 2021 तक 60,000 और अक्टूबर 2021 जबकि 62,245 का रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स ने छुआ। तो इस तरह की एक बढ़िया ग्रोथ, इस तरह की एक बढ़िया रफ्तार आपने सेंसेक्स में देखी, इस तरह की बढ़िया रफ्तार निफ्टी में देखी, फाइनेंशियल मार्केट का एवोल्यूशन देखा। लेकिन इस 75 सालों में एक बात जरूर तय है कि अर्थव्यवस्था की किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, इन सबका बिल्कुल सही बैरोमीटर बनकर पहुंचा है सेंसेक्स और निफ्टी। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 75 सालों में ये 1 लाख के ऊपर भी पहुंचता हुआ दिखेगा। और अब बात आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़कर 59,463 पर, निफ्टी 39 पॉइंट चढ़कर 17,698 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, PSC, एनर्जी शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला IT, फार्मा और FMCG शेयरों पर। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में पिछले 75 साल में कैसी रही समृद्धि की यात्रा, किस एसेट क्लास ने किया मालामाल, देखिए आज का अमृत अड्डा। और खेती में यूरिया और दवाई का छिड़काव करने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। पूरे देश में ड्रोन से छिड़काव की सुविधा शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है। इससे किसानों को कैसे होगा फायदा, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। अब वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन के जरिए हर खेत के अंदर फर्टिलाइजर का छिड़काव होगा।
इफ्को ने एक नैनो यूरिया नामक फर्टिलाइजर तैयार किया है जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है और 1 एकड़ में इसका छिड़काव करने में सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे। इससे समय की बचत भी होगी और जो मजदूरें न मिलने की समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इफ्को ने कम से कम 6 सीजन में 90 से ज्यादा क्रॉप के ऊपर 11,000 बार परीक्षण करके नैनो यूरिया का निर्माण किया है। अब किसानों का ड्रोन, किसानों का विमान, इसी सूत्र के साथ गुजरात सरकार ने ये पहल की है। अब पूरे भारत में इसको विस्तार से आगे ले जाने की योजना है। पहले सब्सिडी एक यूरिया की बैग पर 3,700 रुपये हम दे रहे थे, लेकिन अब ये नैनो यूरिया आएगा, वो 500 ml की एक बोतल सिर्फ 240 रुपये में आ जाएगी और समय की बचत होगी, आमदनी भी बढ़ेगी और आगे जाकर इसी बात को भारत के हर खेत में ले जाने की सरकार की मंशा है और जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, उस दिशा में भारत सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। केतन जोशी, गांधीनगर। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न देश भर में जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज श्रीनगर की डल झील में भी तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद तिरंगा लहराया। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवानों ने श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान जवान बाइकों पर बैठकर हाथों में तिरंगा लिए दिखाई दिए। कुल 90 बाइक राइडर्स इस यात्रा में शामिल हुए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।